अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्रास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब सुल्तान उमादुद्दीन जंगी के दौर के एक जाबाज आमिर बिन नाफे की उलुल अंगेज दास्तान। एपिसोड नंबर 11। आमिर मुड़ा और फिर दीवान खाने की तरफ चल दिया। तेज तेज कदम उठाता हुआ जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा दीवान खाने में जमालुद्दीन के अलावा उसके 10 मुसलह आदमी अमीस, नकीब और साद बैठे हुए थे। आमिर को देखते ही जमालुद्दीन उठा और अपने दोनों बाजू फैलाकर वो आमिर की तरफ भागा। उसने एक वल्हाना अंदाज में आमिर को अपने साथ लिपटा लिया और उसके खून आलूद लिबास की परवाह ना की थी। फिर उसने आमिर को अपने साथ बिठाते हुए कहा, मैं दोपहर का आया हुआ हूं बेटे, मुझे खबर हुई थी तुम कहीं हमलावर होने गए हो। लगता है यहां आकर तुमने अपनी कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। अमीस मुझे बता रहा था कि तुम दुश्मन को कई बार खुले मैदानों में शिकस्त दे चुके हो। अब दमिश्क में भी वो हालत नहीं है बेटे। ताहिर अल-मर्ज़गानी नसरानियों से साजबाज करता हुआ रंगे हाथों में हमने पकड़ लिया था। उसे और शहर के 6000 उसके इस्माइलियों को खत्म कर दिया गया है। अब दमिश्क में सुकून है। इमाम यूसुफ अंदालवी इस वक्त शहर के काजी हैं। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। इस्माइल और शहाबुद्दीन दमिश्क में तुम्हारी कमी महसूस करते हैं। ताजुल मुल्क अपने माजी की गलतियों पर शर्मिंदा है। उसने तुम्हें शहर का मुहतसिब मुकर्रर कर दिया है और मुझे तुम्हें लाने को भेजा है। आमिर संजीदा हो गया और जमालुद्दीन की तरफ देखने के बजाय उसने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं अब दमिश्क नहीं जाऊंगा मेरे मोहतरम, इसलिए नहीं कि अहले दमिश्क एक बार मुझे बरगे खिजा जानकर अपनी नजरों से गिरा चुके हैं, बल्कि इसलिए कि दमिश्क की निस्बत मैं अपनी जरूरत यहां ज्यादा महसूस करता हूं। आमिर जरा रुका, फिर वो जज्बात में डूबा कहता चला गया, मेरे मोहतरम, यहाँ इन कोहिस्तानों के अंदर मैंने अपने मजहब और मिल्लत की पासबानी का एक नन्हा सा पौधा लगाया है। ये पौधा भी नौजायद है और इसे मौसमों की सख्तियों से बचाने की जरूरत है। भला आप ही बताइए, मैं इस नन्हे नौनिहाल कोहिस्तानी आंधियों में और बर्फानी तूफानों के हवाले करके कैसे और क्यों कर यहाँ से चला जाऊं? यहाँ के सरहदी मुसलमानों ने मेरी जात की निस्बत से कुछ उम्मीदें और आरजुएं वाबस्ता कर रखी है। मैं इनकी उम्मीदों को धोखा देना नहीं चाहता, मैं इनकी आरजुओं को पामाल नहीं कर सकता। अब मेरी इनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब जाकर बोरी से कह दे, खुदा उसे इंसाफ करने और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक दे। मुझे अब यही रहने दे कि इन्हीं वादियों के अंदर मेरा जीना और इन्हीं कोहिस्तानों के अंदर मेरा मरना होगा। आमिर खामोश हो गया। नकीब और साद मुतमईन थे और अमीस के चेहरे पर समुंदर सी लाजवाल मुस्कुराहट थी। जमालुद्दीन ने अपनी झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाते हुए कहा, आमिर आमिर, तुम्हारी बातों ने मुझे मुतासिर किया है। अगर तुम यहाँ रहकर मुस्लिम कौम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ना लेकर जाऊंगा। खुदा तुम्हें तौफीक दे कि तुम इन सरहदी मुसलमानों की हिफाजत के लिए एक मजबूत बंद और आहिनी हिसार कायम कर सको। मैं बोरी से जाकर कह दूंगा कि नाफे का बेटा हमसे कहीं बेहतर इस्लाम की खिदमत कर रहा है। जमालुद्दीन खड़ा होता हुआ बोला, अब मुझे इजाजत दो, मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ। आमिर ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, नहीं, आप इस कदर उजरत में क्यों कर जा सकते हैं? आप चंद रोज यहाँ क्याम करेंगे, इसमें मेरी खुशी होगी। जमालुद्दीन ने आमिर का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, मेरा जाना जरूरी है। दमिश्क के हालात अभी इजाजत नहीं देते कि मैं ज्यादा देर बाहर रहूं। अब मुझे रोकने के लिए कोई और रुकावट खड़ी ना करना। बस यही समझो जिस तरह इस कोहिस्तानी बस्तियों में तुम्हारा क़याम जरूरी है, इसी तरह मेरा आज ही दमिश्क लौट जाना लाजिम है। आमिर कुछ ना कह सका। जमालुद्दीन उसके शाने पर हाथ रखते हुए बाहर आ लाए। जमालुद्दीन के मुहाफिज नकीब, साद और अमीस भी बाहर निकल आए थे। वो सीधे अस्तबल में गए। मुहाफिज अपने और जमालुद्दीन का घोड़ा सहन में ले आए थे। सामने वाले कमरे में मारिया, राशेल, उमैमा और आसमा उन्हें देख रही थी। जमालुद्दीन ने आमिर के बाद अमीस, नकीब और साद से मुसाफा किया। अपने घोड़े पर सवार हुआ। एक मगमूम मगर पुर असर निगाह उसने अफसुर्दा खड़े आमिर पर डाली।
उसके बाद वो अपने घोड़े को एड़ लगाकर अपने मुहाफिजों के साथ बाहर निकल गया था। जमालुद्दीन जा चुका था, मगर आमिर अभी तक इसी तरह उदास और मगमूम खड़ा था और उसकी आंखें लगातार हवेली के उस दरवाजे पर लगी थी जहां से निकलकर जमालुद्दीन बाहर गया था। अमीस, नकीब और साद भी उसकी हालत पर अफसोस ज़दा खड़े थे। इतनी देर तक मारिया, राशेल, उमेमा और आसमा भी बाहर आ गई थी। मारिया ने आगे बढ़कर देखा, आमिर की पलकें भीगी हुई थी। उसने आमिर के शाने पर हाथ रखते हुए पूछा, कहाँ खो गए हो बेटा? आमिर संभल गया और अपने आस्तीन से आंखें खुश करते हुए उसने कहा, माँ, उस घर से अजनबियों की तरह रुखसत हो जाने वाला मेरा मोहसिन है। इसके मुझ पर ऐसे एहसान है जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। इसके यहाँ से रुखसत हो जाने ने मुझे अफसुर्दा कर दिया था। काश वो एक शब ही यहाँ रुक गया होता। ये आलम भी कैसा नापायदार है। सराय के मानिंद इस जहां में कोई आता है और कोई रुखसत हो जाता है। आमिर खामोश हो गया। राशेल उसके सामने गमगीन और सर झुकाए खड़ी थी। आमिर संभला और अपने चेहरे पर किसी कदर मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, उमेमा और आसमा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली जाओ। उमेमा और आसमा फौरन वहां से हटकर कमरे में चली गई थी। आमिर ने इस बार नकीब और साद की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों ये खून आलूद कपड़े उतार कर वो कपड़े पहने जो तुम्हारे पास सबसे अच्छे हैं। अभी और इसी वक्त तुम दोनों का निकाह होगा। मैं तुम दोनों से पहले भी इस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुका हूँ। नकीब, तुम्हारा निकाह आसमा से और साद का उमेमा से होगा। जाओ जल्दी करो, मैं बहुत जल्द इस काम से फारिग होना चाहता हूँ। नकीब और साद कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। आमिर ने अम्मी से कहा, अरे मेरी अभी इन चारों का निकाह होगा। एक काम तुम करोगे, माँ तुम भी राशेल के साथ जाओ और इन चारों की तैयारी कराओ। मैं और अमीस दीवान खाने में बैठते हैं, तुम उन्हें तैयारी के बाद वही ले आना। मारिया और राशेल चली गई। आमिर और अमीस आकर दीवान खाने में बैठ गए। थोड़ी देर तक कमरे में सुकूत रहा। फिर अमीस ने बड़ी दर्दमंदी से पूछा, बेटे तुम खुद कब शादी करोगे? आमिर कई होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मैं शादी नहीं करूंगा। अब मेरी तलवार ही मेरी बीवी और सरहदी मुसलमानों की खिदमत ही मेरी शादी और खुशी है। अमीस ने गुलगीर आवाज में कहा, अभी तुम नौजवान हो बेटे, जिंदगी की इस कदर तवील मसाफत बगैर किसी हमरा के कैसे तय करोगे? जिंदगी की इस धूप छाओं में, जियत की इस उतार चढ़ाव में, हयात की इस शब रोज में, उम्र की इस बेचोखम में बीवी का साथ जरूरी है। एक कुदरत का निजाम है और फितरत का तकाजा है जिससे फरार नहीं। आमिर ने गौर से अमीस की तरफ देखते हुए कहा, आय हम जिंदगानी की इस पुरखार सफर में तुमने अपने लिए किसी साथी का चुनाव क्यों ना किया? अमीस एकदम उदास हो गया, जैसे अपनी पुरानी यादों में अपनी मुशक्कत तलब माजी में खो गया हो। फिर उसने बड़े दुख का इजहार करते हुए कहा, ऐ पेदरे मेहरबान, मेरे माँ बाप उस वक्त मर गए थे जब मैं अभी छोटा सा था। इस दुनिया में कोई था ही नहीं जो मुझे संभालता। पूरी जिंदगी अजीर और हिमाल बोझ उठाने वाला काम करता रहा हूँ। किसी को मुझसे हमदर्दी ना थी। कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरी जिंदगी को संवारता। पर तुम मेरी मिसल और नजीर पर क्यों चलते हो? मैं अब बूढ़ा हूँ, कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, किसी भी वक्त यहाँ से कूच कर सकता हूँ। आमिर ने अपने होठ काटते हुए कहा, मेरे माँ बाप भी मर गए हैं। एक चाचा है, पर वो चाचा भी कैसा, जिसने मुझे अपने घर से चले जाने को कह दिया था। जिस तरह तुम्हारी अजी और हिमाल का काम करते हुए जिंदगी गुजरी है, इसी तरह मेरी जिंदगी इन सरहदी मुसलमानों की खिदमत और हिफाजत करते हुए गुजर जाएगी। अमीस ने सर को झुकाते हुए कहा, नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि एक रोज तुम शादी करोगे और जरूर करोगे। आमिर अपनी जगह से उठता हुआ बोला, तुम बैठो, अब मैं देखूं तो उन्होंने इतनी देर क्यों कर दी है। सिर्फ कपड़े बदल कर इन्हें यहाँ चले आना चाहिए था। दीवान खाने से निकलकर आमिर उस कमरे में दाखिल हुआ जो नकीब और साद का था। उसने देखा वो कमरा खाली था और उसके साथ वाले कमरे में जो मारिया, राशिल, उमेमा और आसमा का था, उसमें नकीब उन सबको आमिर की दास्तान सुना रहा था। आमिर भी बाहर खड़ा होकर सुनने लगा। नकीब जब नायरा की मौत और उसके बाद के वाकयात सुनाकर खामोश हो गया तो नायरा की याद पर आमिर बेहद मगमूम, दिलगीर और मलूल हो गया था। उसकी गर्दन झुक गई थी और न जाने कहाँ खो गया था। चंद लम्हों तक आमिर अपने गुजरे हुए हादसात के तासुर में डूबा रहा। वो उस वक्त जब कि मारिया और राशिल उसके सामने खड़ी हुई थी, उसने देखा वो दोनों रो रही थी। मारिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आमिर आमिर मेरे बेटे, मुझे तुमसे हमदर्दी है। नकीब हमें तुम्हारी दास्तान सुना रहा था। मेरे बच्चे, जिन हालात से तुम होकर गुजरे हो, इनके बाद खुदा तुम्हें खुश और पुरसुकून रखे। राशिल ने भी सकते में हुए कहा, मुझे नायरा की मौत का दुख और अफसोस है। काश वो मुखलिस और नेक दिल लड़की पूरी जिंदगी आपका साथ दे सकती।
आमिर ने अपने सर को झटक दिया और संभलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम दोनों की हमदर्दी का हिसारमंद हूँ। जो कुछ मुझ पर गुजरना था गुजर चुका, अब इस पर पछतावा कैसा। माँ, अब जबकि तुम्हें मेरी सब हालात की खबर हो गई है, अब कभी मुझसे मेरी शादी पर गुफ्तगू ना करना। आमिर वापस मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। गम में राशिल की गर्दन झुकी सी थी। मारिया ने सबको साथ लिया और दीवान खाने की तरफ चल गई थी। बड़ी सादगी के साथ अमीस ने दीवान खाने में नकीब से आसमा का और सास से उमैमा का निकाह पढ़ा दिया। जब वो फारिग हुआ तो आमिर ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, अब खाने का इंतजाम करो माँ, सख्त भूख लगी है। मैं भी कैसा जहील और अहमक हूँ। जमालुद्दीन और उसके साथियों को जाते हुए ये तक ना पूछा कि खाना खा कर जाओ। मारिया उठती हुई बोली, आओ सब मेरे साथ खाना खाएं। एक बार वो फिर उस कमरे में आए जिसमें नकीब उन्हें आमिर की दास्तान सुना रहा था। वहां मारिया और राशिल ने खाना लगाया और सब मिलकर खाने लगे थे। जब वो खाना खा चुके तो आमिर ने नकीब की तरफ देखते हुए कहा, नकीब तुम और आसमा हवेली के उन्हीं 2 कमरों में रहोगे जहां आसमा पहले रहती थी। तुम्हारे कमरों से मुल्हिक बाएं हाथ जो 2 कमरे हैं उनमें साद और उमैमा रहेंगे। तुम सब अगर खाने का मुश्तरका इंतजाम रखना चाहते हो तो बेहतर, वरना तुम्हें इजाजत है तुम लोग अपना अलहदा घर भी बसा सकते हो। सुनो, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, इसलिए। आमिर की बात काटते हुए नकीब ने कहा, या आमिर, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज आपकी बातों में मायूसी, नाउम्मीदी और शिकस्त दिली है। हम तो आपके साथ जिंदगी भर निभाने का वादा कर चुके हैं और आप हमें अभी से बेकार उजू जानकर अपने से अलहदा कर रहे हैं। नकीब के चुप होने पर साद भी बोल पड़ा, ये आमिर, आपके साथ ही हमारी इज्जत और वकार है। आपकी बैत में ही हम एक कुव्वत भी है और पुरशौकत भी। आपसे अलहदगी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आमिर ने फिर बोलते हुए कहा, ये तुम दोनों के अपने ख्यालात हैं, लेकिन अब तुम दोनों की अपनी मर्जी के साथ साथ आसमा और उमैमा की राय भी शामिल होगी और तुम दोनों को वही करना चाहिए जिसमें उन दोनों की खुशी और रजामंदी हो। नकीब ने पुरशिकवा अंदाज में आसमा और उमैमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं। क्या तुम दोनों अपना अलहदा इंतजाम करना चाहती हो। अगर ऐसा है तो ये मेरी और साद की बदकिस्मती होगी। आसमा और उमैमा ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ने निगाहों में कोई फैसला किया। फिर आसमा ने आमिर को मुखातिब करके कहा, या आखी, वो आप इन दोनों से उम्र में कम है, लेकिन आप सब के लिए एक बड़े भाई और बाप की जगह है। हमारी कोई मर्जी नहीं, आपका फैसला हमारे लिए आखिरी और कतई होगा। हाँ, हमारी एक ख्वाहिश जरूर है, वो ये कि जिस तरह अब तक घर का मुश्तरका निजाम चलता रहा है, आइंदा भी इसी तरह चलता रहे। आप हमारे बड़े भाई हैं। अमीस और मारिया माँ और बाप की जगह है। आपके साथ रहते हुए ही हमारी खुशी और सुकून है। साद ने उमैमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी तो कुछ बोलो। उमैमा ने फैसला अपने अंदाज में कहा, अलहदा होना तो एक तरफ मेरी दिली जज्बात ये है कि अगर अखी आमिर हमारे साथ बैठकर खाना तक ना खाए तो हम समझेंगे कि हमसे कोई खता हुई है, जिसकी वजह से हमारे साथ नाराज और खफा है। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं। आमिर चंद लम्हों तक खामोश रहा। दोबारा उसने नकीब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम लोगों से कुछ और भी कहना है। पहले तुम इस हवेली में मेरी निस्बत से रहते थे और मैं कभी मुस्तकिर से हवेली ना आता तो तुम दोनों भी ना आते थे। अब मामला और है, इस हवेली पर अब तुम दोनों का हक है। यहाँ तुम दोनों की बीवियां हैं, लिहाजा मैं अब अक्सर मुस्तकिर में रहूंगा। ये ना समझना तुम लोगों से कतई ताल्लुक कर रहा हूँ। हरगिज ने, मैं शहरों में ही मुस्तकिर में रहने का कायल था, लेकिन माँ के कहने पर मैं यहाँ रहने लगा था। अब तुम दोनों इस हवेली के जिम्मेदार हो। 2-2 कमरे तुम दोनों को मिल गए हैं। ये 3 कमरे माँ, राशिल और अमीस के तसरुफ में रहने दो। मारिया, जो अब तक चुप रहकर सब कुछ सुन रही थी, खोलते हुए आवाज में बोल उठी, और तुम कहाँ रहोगे। आमिर ने गर्दन झुकाते हुए कहा, मैं कह तो चुका हूँ, मैं मुस्तकिर में रहूंगा। मैं एक लश्कर का अमीर हूँ और अमीर अपने लश्कर के अंदर रहता अच्छा लगता है। मारिया ने खफखफकी में कहा, अमीर लश्कर के अलावा तुम इस हवेली के बेटे भी हो, और बेटा क्या अपनी माँ के पास अच्छा नहीं लगता। मारिया जब खामोश हुई तो अमीस ने दुखिया लहजे में आमिर की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम हवेली के बजाय मुस्तकिर में रहोगे तो मैं भी वही रहूंगा। मेरा फिर यहाँ क्या काम। मैं दिन भर लश्कर का रेवड़ चरा दिया करूंगा और रात को तुम्हारे पास पढ़ के सो रहूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हूं, बस 2 वक्त के खाने का मोहताज हूं। आमिर ने कुछ सोचा, फिर उसने नकीब और साद को मुखातिब करके कहा, जाओ तुम चारों अपने कमरे में जाओ। नकीब और साद वहां उदास और खामोश खड़े रहे। आमिर ने डांट देने के अंदाज में कहा, तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा है तुम लोग अपने कमरों में चले जाओ। मेरी रिहाइश का मसला कोई ऐसा बड़ा और अहम नहीं, इसमें माँ और अमीस के साथ मिलकर तय कर लूंगा। तुम दोनों जाओ। मैं अगर यहाँ रहूं या मुस्तकिल में, तुम दोनों की जात पर क्या असर पड़ता है। दिन के वक्त तुम हम तीनों ने
इकट्ठे ही काम करना है। अब तुम लोग जाओ। नकीब, आसमा, साद और उमैमा चुपचाप चारों बाहर निकलकर अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर इस बार राशिल ने इंतहाई मायूसाना अंदाज में आमिर की तरफ देखते हुए गिले, शिकवा और शिकायत से भरपूर आवाज में कहा, इस घर का हर फर्द तो पहले ही आपकी दुख और दर्द भरी दास्तान सुनकर दुखी और उदास हो रहा है। इस पर आप हवेली से निकलकर मुस्तकिल में रहने का फैसला कर रहे हैं। अगर आप इस घर के किसी फर्द से तंग, नाला और शाकी हैं तो आपकी खुशी और इत्मीनान की खातिर इस हवेली को छोड़ भी सकता है। हम सब के लिए हर बात पर आपकी शादमानी और सुकून मुकद्दम है। आमिर ने गौर से राशिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम यूं ही बात को अपनी तरफ खींच रही हो। मैं किसी से भी नाला और शाकी नहीं हूं। मैंने तो ये बात इस नजरिए के तहत की थी कि चूंकि अब मैं नकीब और साद के फर्ज से सबकदोश हो गया हूं और अब वो इस हवेली में मेरी गैर मौजूदगी में भी आ जा सकते हैं, लिहाजा मुझे अपना ज्यादा वक्त मुस्तकिल में गुजारना चाहिए। अगर तुम सब मिलकर इस मामले को राय से पहाड़ बनाने पर तुले हो तो मैं तुम लोगों के साथ इसी हवेली में रहूंगा। अमीर अब पुरसुकून दिखाई देने लगा था। मारिया इत्मीनान बख्श अंदाज में आमिर की तरफ देख रही थी और राशिल की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसके आलूचे जैसे होठ पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और उसके चेहरे का हर नक्श दिल पजीर नजर आ रहा था। कबल इसके कि उन तीनों में से कोई आमिर की बात को जवाब देता, हवेली की बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। आमिर फौरन उठकर बाहर निकला। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने लश्कर का वो सालार खड़ा था जिसका नाम बिसीत था और जो आमिर, नकीब और साद की गैर हाजिरी में लश्कर के इंतजामी उमूर और देखभाल का जिम्मेदार था। अमीस, मारिया, राशिल भी उठकर सहन में आ खड़ी हुई थी। नकीब और साद भी अपने कमरों से निकलकर आमिर के करीब खड़े हो गए थे। आमिर ने आने वाले सालार को मुखातिब करके पूछा, बिसीत, क्या बात है? खैरियत तो है? बिसीत, जो अपने घोड़े की बाग पकड़े खड़ा था, मुतमईन अंदाज में कहा, यह आमिर, सब ठीक है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया था, थोड़ी देर कबल अपना एक मुखबिर किला हरम की तरफ से आया है। उसका कहना है कि तूतुस को अपनी बस्तियों की तबाही का इल्म हो गया है जिन पर आज हमने हमला किया था। अब ये बात तो तय है और पुख्ता है कि उसके आदमी हमारी बस्तियों पर यलगार और तरकताज ना करेंगे। इस मुखबिर का कहना है कि वो चंद यौम तक हारिम शहर में रहकर आया है और अपनी बस्तियों की तबाही से कबल ही वो हम पर एक भरपूर हमले करने की तैयारी कर रहा है। उस मुखबिर का कहना है कि तूतुस हमारी ताकत से खौफजदा लगता है। जब से हमने उसके भाई योराका को शिकस्त दी है तब से वो ज्यादा मुतवाहिश और फिक्रमंद है। हम पर हमलावर होने के लिए उसने किला मोरतुल नोमान के नसरानी हुक्मरानों को भी अपने साथ मिला लिया है। इस तरह चंद यौम तक वो दो लश्कर हम पर हमलावर होंगे। पहले तूतुस हम पर हमलावर होगा। अगर वो हमारे खिलाफ कामयाब रहा, जो इंशाल्लाह नहीं होगा, तो मोरतुल नोमान का लश्कर हरकत में नहीं आएगा। तूतुस की शिकस्त की सूरत में मोरतुल नोमान का लश्कर तूतुस के साथ मिलकर हम पर दूसरा हमला करेगा। उस वक्त तक मोरतुल नोमान का लश्कर जो जबला के उस पार ओट में पड़ाव किए रखेगा। उनका इरादा है कि तूतुस की शिकस्त और पसपाई के बाद हम मुतमईन होकर हथियार खोल देंगे और दोनों लश्कर दोबारा हम पर अचानक हमलावर होकर हमें झुकने पर मजबूर कर देंगे। बिसीत जब खामोश हो तो आमिर चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने मधम से आवाज में पूछा, क्या उस मुखबिर ने इत्तला नहीं की कि तूतुस और मोरतुल नोमान के लश्कर कब तक हम पर हमलावर होंगे? बिसीत ने अपने घोड़े की लगाम अपने बाजू पर लिपटते हुए कहा, या आमिर, वो कह रहा था यह हमला आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर मुतवक्किल हो सकता है। क्या इस सिलसिले में मेरे लिए कोई नया हुक्म? आमिर ने पीछे हटते हुए कहा, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आमिर अस्तबल की तरफ बढ़ा। नकीब और साद उसके पीछे पीछे थे। आमिर ने मुड़कर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ, अपने कमरों में चले जाओ। खतरे की कोई बात नहीं है। मैं बिसीत के साथ मुस्तकीर में जाऊंगा और वादी में दाखिल होने वाले दुर्रे के ऊपर जहां हमारे मिंजक नसब है वहां सिपाहियों की तादाद बढ़ा दूंगा ताकि वो हर वक्त जाकर मुस्तैदी से पहरा दे सके। तुम दोनों फिक्रमंद ना हो, मैं पूरा बंदोबस्त करके आऊंगा। मैं कुछ ऐसे दस्ते मुकर्रर करूंगा जो हर वक्त जबला नदी के उस पार गश्त करते रहे और दुश्मन के हमले की सूरत में कबल अज वक्त हमें इत्तला कर दे। मैं मिंजकों पर पहरा देने वालों से भी कह दूंगा कि वो खतरे की सूरत में नक्कारे से फूंक दे, दफों पर चोट लगाए और जंग की तबल बजा दे। नकीब और साथ जब वही खड़े रहे तो आमिर ने तल्ख होकर कहा, क्या बात है, आज तुम मेरा कहा मानने में पसो पेश क्यों कर रहे हो? क्या तुम दोनों ने मुझ में कोई खामी देखी या मेरे कहने की तासीर और मेरे फैसले का असर जाता रहा? नकीब ने सर झुकाकर आजीजी से कहा, या आखिर ऐसी कोई बात नहीं। फिर तुम मेरा कहा क्यों नहीं मान रहे? नकीब ने गुलोगीर आवाज में कहा, या आमिर, हम दोनों आपको तन्हा कैसे छोड़ दे? आमिर ने फिर मुड़कर अस्तबल की तरफ जाते हुए कहा, मैं जल्दी में लौट आऊंगा, तुम फिक्र ना करो। सिर्फ चंद जगहों पर हिफाजती दस्ते मुकर्रर करूंगा। नकीब और साद वही खड़े रहे।
उनके दाएं तरफ सैन के अंदर मारिया, राशेल और रमीज भी खड़ी थी। आसमा और उम्मा भी अपने अपने दरवाजों पर खड़ी होकर ये मंजर देख रही थी। आमिर अस्तबल में गया, घोड़े को लगाम चढ़ाई और उस पर जेन डालने के बजाय दो घोड़े की नंगी पीठ पर ही सवार होकर हवेली से बाहर आया और बिसीत के साथ अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ वो दूर निकल गया था। नकीब और साद की गर्दनें झुकी अपने कमरों की तरफ चल गए थे। राशेल, मारिया और रमीज चंद लम्हों तक वही खड़ी रही। फिर राशेल दरवाजे को अंदर से जंजीर लगाने के बाद मारिया और रमीज के साथ वापस उसी कमरे में चली गई थी। आमिर बिसीत के साथ सीधा मुस्तकिल में आया। वहां लश्कर के सब जवान अभी जाग रहे थे। कई कमरों से कुरान मुकद्दस पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। आमिर ने पूरे लश्कर को परेशान ना किया। कुछ दस्तों को उसने जबला नदी के उस पार दूर तक अगले हुक्म तक निगाह रखने पर मुकर किया और वो दस्ते उसी वक्त मुसल्ह होकर कोच कर गए थे। कुछ और दस्तों को आमिर ने अपने साथ लिया और उस दुर्रे की तरफ रवाना किया जिसमें से गुजरकर वादी जबला में दाखिल हुआ जाता था और जिसके ऊपर दोनों जानिब उसकी मिंजक नसब थी। वहां आमिर ने पहरेदार की तादाद बढ़ा दी और उन्हें ताकीद कर दी कि वो हुमा वक्त चौकस रहे और किसी खतरे की सूरत में नक्कारे और तबल बजाकर अपने लश्कर को आगाह कर दे। उसके बाद आमिर और बिसीत पहाड़ से नीचे उतरे। बिसीत लश्कर की तरफ चला गया और आमिर अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ बस्ती की तरफ जा रहा था। आमिर के जाने के बाद अमीस, राशिल, मारिया थोड़ी देर कमरे में बैठकर बातें करते रहे। उसका मौजू आमिर था। थोड़ी देर बाद जब अमीस इशा की नमाज के लिए दूसरे कमरे में चला गया तो मारिया ने राशिल को मुखातिब करके राजदारी से पूछा, राशिल मेरी बेटी, अगर तुम झूठ ना बोलो तो एक बात पूछो। राशिल ने डरते डरते कहा, पूछो माँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मारिया ने कुछ सोचा फिर कहा, क्या तुम आमिर को पसंद करती हो? राशिल की गर्दन झुक गई और वो ख्वाबों में खो गई। मारिया ने फिर पूछा, मेरे सवाल का जवाब खामोशी नहीं बेटी, अपनी जुबान से कुछ कहो ताकि तुम्हारा इरादा जानकर मैं कुछ करने की कोशिश करूं। राशिल ने सर ऊपर उठाया और ख्वाबदीदा से लहजे में कहा, अगर मैं इकरार भी कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? वो किसी को अपना बनाने तो एक तरफ अपने नजदीक तक ना आने देने का फैसला कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें पसंद करना ना करना बराबर है। मारिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, पहले तुम अपना फैसला तो दो, उसके बाद आमिर की हर धर्मी तोड़ना मेरा काम है। चंद लम्हों तक राशिल का जिस्म बरगे लाला की तरह कांपता रहा। फिर उसने नहीफ और मध्यम आवाज में कहा, माँ, अगर खुलकर ही सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं उन्हें उस वक्त से पसंद करती हूँ जब उन्होंने अंताकिया में मौत के मैदान में सुबूर को शिकस्त दी थी। मैं ये नहीं कहती कि अगर वो मुझे ना मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी मंजिल है। उनके बगैर मैं जिंदा तो रह सकती हूँ, मगर ऐसी हालत में कि मेरी सांसें मेरे लिए बोझ बन जाए। उस वक्त मैं ईसाई हूँ ना मुसलमान, लेकिन इनके खातिर मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। माँ, मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जिस तरह किसी को अपनी जान अजीज और पसंद होती है, इसी तरह वो भी मुझे अजीज और पसंद है। मारिया ने राशिल की खामोश होने पर कहा, तुम उसकी दास्तान तो सुन चुकी हो बेटी। इसके हालात ने उसे कुचल कर रख दिया है। उससे मोहब्बत, हमदर्दी और गमगुसारी की जरूरत है। तुम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब रहकर उसे उसके माजी से निकाल कर अपने हाल और मुस्तकबिल में ला सकती हो। मैं तुम्हें दावे से कह सकती हूँ कि नायरा की यादों को भूल कर अगर वो तुम्हें पसंद करने लगा तो तुमसे उसकी मोहब्बत लाजवाल और ला इंतहा होगी। मारिया कहते कहते रुक गई क्योंकि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। राशिल बिदक कर उठ गई और मारिया से कहा, वो आ गए हैं माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। राशिल ने भाग कर जब दरवाजा खोला तो सामने आमिर अपने घोड़े की बाग थामे खड़े था। राशिल ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके घोड़े की बाग लेते हुए कहा, लाइए मैं घोड़ा अस्तबल में बांध आती हूँ। मैंने तो सोचा था आप मुस्तकिल में ही रह जाएंगे, शुक्र है आप लौट आए हैं। आमिर ने कहा, तुम छोड़ दो, मैं खुद ही घोड़ा बांधता हूँ। राशिल ने जबरदस्ती बाग खींचते हुए कहा, आपका घोड़ा अस्तबल तक ले जाना भी मेरी सादत है। आमिर ने चुपचाप बाग उसे थमा दी। राशिल घोड़ा अस्तबल की तरफ ले गई। आमिर अंदर आया। उसने देखा अमीस इशा की नमाज पढ़ रहा था। आमिर उस कमरे में आया जिसमें मारिया बैठी हुई थी और उसके सामने आकर बैठ गया। मारिया ने फिक्रमंद होकर पूछा, कोई खतरे की बात बेटा? इतनी देर तक राशिल भी आमिर के घोड़े अस्तबल में बांध कर आ गई और मारिया के पहलू में बैठ गई। आमिर ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं माँ, कुत्ते राहगीरों पर भौंकते रहते हैं, लेकिन ऐसा करके वो उनकी मंजिल बदल नहीं सकते। उन्हें उनका मकसद छोड़ देने पर मजबूर नहीं कर सकते। माँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे बाजू में कुव्वत है, जब तक मेरे जिस्म में खून की गर्दिश जारी है, मैं ऐसे कुत्तों को मार भगाता रहूंगा। मारिया ने दुआ देने के अंदाज में कहा, मेरे बेटे, खुदा तुम्हें इस अमर की तौफीक दे कि तू अपने इरादों की तकमील कर सके। मेरा रब करे तो उस तरह उन सरहदी मुसलमानों की हिफाजत कर सके जिस तरह गिदड़िया अपने रेवड़ की देखभाल, शाबान अपने गौल की निगरानी करते हैं। आमीन।
राशिल ने उस दरमियान कह दिया था। मारिया खुलकर हंस दी। आमिर के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। उसी लम्हे राशिल आगे बढ़ी। अपने हसीन गुदास बाजू उसने मारिया के गले में डालकर प्यार से उसके कान में सरगोशी की, जिसके जवाब में मारिया ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, आमिर तुम अपने कमरे में चलो बेटे, ये खून आलूद कपड़े बदल लो, राशिल तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई थी। आमिर उठकर अपने कमरे में आया। कमर से बंधा हुआ चमड़े का वो मुंतका जिससे उसकी तलवार और खंजर लटक रहे थे, वो उतार कर उसने दीवार के घुंटी से लटका दिया। जब अपने पलंग की तरफ बढ़ा तो राशिल कमरे में दाखिल हुई। आमिर ने देखा उसने नए कपड़े उठा रखे थे। नजदीक आकर राशिल ने कपड़े पलंग पर रखते हुए कहा, ये नया लिबास तब्दील कर ले, खून आलूद कपड़े मुझे उतार दे, मैं धो डालती हूँ। आमिर ने उन कपड़ों को तरफ गौर से देखा। आम नए कपड़ों के अलावा उनमें ऊंट की ऊन का एक गर्म जुब्बा भी था, जिस पर कढ़ाइया का काम भी था। आमिर ने राशिल की तरफ देखते हुए पूछा, ये कपड़े किसके हैं? राशिल ने मासूमियत से कह दिया, आपके हैं और किसके? कौन लाया है? राशिल ने बेबाक होकर कहा, आपके लिए लाई थी, ये जुब्बा सादा खरीदा था, इस पर कढ़ाई का काम मैंने खुद घर पर किया है। आमिर ने पसोपेश करते हुए कहा, लेकिन तुमने? राशिल दरमियान में फौरन बोल पड़ी, देखिए इनकार न कीजिएगा, ये कपड़े आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत और जानकारी से सिए हैं। आमिर के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। फिर उसने राशिल से कहा, अच्छा तुम बाहर निकल जाओ, मैं कपड़े बदल लूं, फिर तुम पहले कपड़े आकर ले जाना। राशिल बाहर निकल गई। आमिर कपड़े बदलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आवाज दी, राशिल राशिल। हिरनी की तरह भागती हुई राशिल अंदर आई। उसने देखा आमिर कपड़े बदल चुका था। नए लिबास में वो यूं लग रहा था जैसे कोई दूल्हा, कोई नौशा, कोई बनासज तिमज में खड़ा अपनी बनी उरूस का मंजर हो। वो कपड़े उसके जिस्म पर खूब सजे थे। राशिल उसे देखती ही रह गई। आमिर कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया और वजू करके शाह की नमाज पढ़ने लगा था। राशिल सहन के हौज पर जाकर आमिर के खून आलूद कपड़े धो रही थी। जूही जबला को अबूर करने के बाद वादी जबला में दाखिल होने के लिए जिस दुर्रे में से गुजरना पड़ता था, उस दुर्रे के दाएं किनारे एक बुलंद पहाड़ पर आमिर खड़ा बार बार शुमाल की तरफ उस शाहरा पर देख रहा था जो कोहिस्तानों के अंदर सांप से बिल खाते हुए दूर नजरों से उछल हो गई थी। सूरज जब नीचे झुकता हुआ अपनी भोली बसरी समातों की खुरदुश गुमशुदा तलाश में गुरूब होने को था। गहरी खंगर साए अब नशीब से कोहिस्तानों की चोटों तक चढ़ आए थे। सूरज जिस वक्त दिन से अपने तमाम तायुनात और अलाइद तोड़कर आधा गुरूब हो गया था, शुमाल की तरफ से आने वाली शाहरा पर अब एक सवार नमूदार हुआ। वह अपने सियाह घोड़े को एड़ पर एड़ लगाए चला आ रहा था। उसे देखती ही आमिर के होठों पर गहरी और तिलसिमाती सा समा बांधने वाली मुस्कुराहट बिखर गई थी। जो जबला के किनारे आकर उसने घोड़े को रोका और घोड़ा अपनी गर्दन झुकाकर पानी पीने लगा था। सूरज अब फैलते अंधेरों की बाजगश और तारीकियों की नौइशत में गुरूब हो गया था। जब घोड़ा पानी पी चुका और सवार फिर उसे भगाता हुआ चुबी पुल उबूर करने लगा तो आमिर अंधाधुंध भगाता हुआ पहाड़ से नीचे उतरने लगा था। सवार के अब घोड़े भगाने की रफ्तार पहले की निस्बत सुस्त थी, ताहम वो आमिर के पहाड़ से नीचे उतरने से कबल ही उसके सीधी में नीचे पहुंच गया। शायद वो दूर ही से आमिर को देख चुका था, इसलिए कि आमिर के सीध में आकर उसने अपने घोड़े को रोक लिया। आमिर ने नजदीक आकर उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। सवार ने नीचे उतरना चाहा, लेकिन उसने उसकी पकड़कर वही बैठाते हुए कहा, घोड़े पर बैठे ही बैठे कहो। सवार ने गला साफ करते हुए कहा, तीतुस अपने लश्कर के साथ अपने किले से रवाना हो चुका है और रात के किसी भी हिस्से में वो हम पर हमलावर होगा। उसके तहत आने वाला लश्कर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका जाती लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम है, आधा उसके पास और आधा उसके भाई यराका के पास है। तीसरा लश्कर जो पहले दोनों लश्कर से बड़ा है वो किला मूरतुन नोमान के नसरानी हुक्मरान का है और ये लश्कर मूरतुन नोमान ही के एक सालार आमूस की क़ियादत में है। तीतुस का लश्कर जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से ना आएगा, बल्कि उस पुल को पार करके आएगा जो जबला नदी पर 10 मील नीचे है। वहां से वो नदी के दाएं किनारे सफर करते हुए हमारी तरफ बढ़ेंगे। अगर वो अपनी पूरी बर्क रफ्तारी से सफर करते रहे तो भी वो आधी रात से पहले यहाँ पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आमिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम जाओ, नकीब और साथ को इस वाक़े की इत्तला करो, उन्हें कहो लश्कर लेकर आ जाए और तुम आज पूरी रात आराम करो, शायद इसके बाद तुम्हारे लिए किसी और मुहिम की इब्तिदा हो जाए। सवार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और वो आगे बढ़ गया। आमिर भागकर उस जगह आया जहां नीचे वादी में उसका घोड़ा चल रहा था। उसने अपने आप को जेन से लटके हुए जंगी हथियारों से मुसलह कर लिया था। फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ
और दुर्रे के दोनों जानिब मंजिकों पर पहरा देने वाले अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ रफीकाने दिल नवाज, अपनी दफों पर चोट लगा दो, नकारें फूंक दो, तबल बजा दो कि दुश्मन हमारी तरफ कूच कर चुका है। आन की आन में वादी के अंदर जहां चंद लम्हों कबल तक गहरे सुकूत और खामोशी का पहरा था, वहां अब किल्लत को नामवसूर कर देने वाले एक शोर उठ खड़ा हो गया था। आमिर वहां खड़ा होकर इंतजार करता रहा। दफें बजती रही, नकारे चीखते रहे, तबल भयानक आवाजें निकालते रहे, यहां तक कि नकीब और साद भी लश्कर लेकर वहां पहुंच गए। आमिर के करीब आकर वो रुक गए और उनके पीछे लश्कर ने भी अपने घोड़े को रोक लिया था। आमिर अपना घोड़ा उन दोनों के करीब लाया और नकीब को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम्हें तीतुस के कोच का इल्म हो चुका है? नकीब ने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, यह आमिर और मुखबिर, हम दोनों से सब कुछ कह चुका है, आप हुक्म दीजिए, हमें क्या करना है? आमिर ने कुछ सोचा, फिर वो जोर जोर से पुकारने लगा, बिसीत बिसीत बिसीत। जो नकीब और साहस से जरा फासले पर खड़ा था जोर से पुकारा, लब्बैक किया अमीर मुहतरम। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और आमिर के सामने आ खड़ा हुआ। आमिर ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, सुनो मेरे रफीकों, लश्कर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा, दूसरा आधा हिस्सा नकीब और बिसीत में निस्फ निस्फ तकसीम होगा। नकीब, तुम दुर्रे के दाएं तरफ कोहिस्तान पर चढ़ जाओ और बिसीत बाएं तरफ रहेगा। मैं निस्फ लश्कर के साथ उस जगह रहूंगा जहां दुर्रा वादी में खुलता है। दुश्मन पर उस वक्त हमला किया जाएगा जब उनके हर अव्वल दस्ते दुर्रे से निकलकर मैदान में दाखिल होने लगेंगे। मैं तुम दोनों को जिस वक्त जलती हुई मशगल का इशारा कर दूंगा, तुम दोनों अपने अपने लश्कर को मिंजकों के जरिए संगबारी करने का हुक्म दे देना। ऐसी सूरत में दुश्मन के अंदर एक भड़क न छूटेगी और यह जाहिर है कि आधा लश्कर वापस भागेगा और आधा मेरी तरफ खुले मैदान में आने की कोशिश करेगा, और जो मेरी तरफ आएगा उससे मैं खुद निपट लूंगा। वापस भागा हुआ लश्कर अगर दोबारा मुड़कर हमला करता है तो फिर उसका संगबारी से इस्तकबाल किया जाएगा। तुम दोनों अपने सब जवानों को मिंजकों पर लगा दो। दुश्मन के आने तक मैं नदी के करीब बैठकर पहरा दूंगा और जब दुश्मन आएगा मैं उसकी आमद पर तुम सबको इत्तला कर दूंगा। अपने लश्करियों को समझा देना कि जब मैं दुश्मन की उनको कोहिस्तानियों के अंदर बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, किसी के पांव की चाप तक आवाज नहीं आनी चाहिए, दुश्मन को एहसास तक नहीं होना चाहिए कि हम उन पर शबखुन मारने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आमिर ने साद की तरफ देखते हुए कहा, साद तुम मेरे साथ रहोगे। नकीब और बिसीत के लश्कर कोहिस्तान के ऊपर से होंगे, लिहाजा उन्हें नुकसान का कोई खदशा नहीं। मेरा लश्कर दुश्मन से बिलमुशाफा टकराएगा, लिहाजा तुम्हें जख्मियों की देखभाल करना होगी। अब आओ लश्कर को तकसीम करके अपनी अपनी कमीन गाहों में चले जाएं। आमिर ने पहले लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा लश्कर अपने लिए, दूसरा आधा उसे नकीब और बिसीत में तकसीम कर दिया था और वो अपने अपने लश्कर को लेकर पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए थे, जबकि उन्होंने अपने अपने घोड़ों को पहाड़ के नीचे चढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया था। नकीब और बिसीत ने ऊपर जाकर चट्टानों की ओट में अपने अपने लश्करों को गर्म रखने के लिए आग के अलावे रोशन कर दिए थे। मिंजकों में पत्थर भर दिए गए थे और पत्थरों के ढेर में इजाफा किया जाने लगा था। आमिर ने भी अपने लश्कर को घोड़ों से उतरकर ओट में होकर अलावे रोशन करने का हुक्म दे दिया। आन की आन में लश्कर ने अपने घोड़ों को पत्थरों के साथ बांध दिया और वो भी आग के अलावे रोशन करके गुरहों में बैठकर दुश्मन का इंतजार करने लगे थे। आमिर ने 10 सवारों को अपने साथ लिया और साद के करीब आकर उसने कहा, साथ मैं अपने इन 10 सवारों के साथ जबला नदी के किनारे जाता हूँ। हम वहां बैठकर पहरा देंगे और दुश्मन के आने पर लश्कर को इत्तला करेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में इस लश्कर के कमांडर तुम होंगे। आमिर अपने साथियों के साथ वहां से हटने लगा तो उसने देखा कि बस्ती की तरफ से बहुत से लोग आ रहे थे जिन्होंने अपने हाथों में मशगलें उठा रखी थी। आमिर रुक गया। थोड़ी देर तक बस्ती के बहुत से लोग वहां पहुंच गए, उनमें मर्द औरतें सब शामिल थे। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर आमिर से कहा, आए अमीर, हमें खबर हुई कि दुश्मन हम पर हमलावर हो रहा है। बताइए इस पुरअशर वक्त में अपने लश्कर के लिए हम क्या खिदमत कर सकते हैं। आमिर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग सब घर जाकर आराम करें, इंशाल्लाह सुबह तक आप सुनेंगे कि हम दुश्मन को मार भगा चुके हैं। इतने में औरतों के हुजूम से मारिया निकल आई। उसके साथ अमीज था और उन दोनों के पीछे पीछे राशिल और उमैमा और आसमा थी। उन तीनों ने गर्म ऊनी चादरों से अपने चेहरों को ढांप रखा था। अमीस ने हाथ में एक कटोरी उठा रखी थी जिसकी तरफ इशारा करके उसने आमिर से कहा, मैं तुम तीनों के लिए खाना लाया हूं बेटे, तुम दोपहर के घर से निकले हुए हो। नकीब और साद भी शाम का खाना खाए बगैर इधर भाग आए हैं। आमिर एकदम चौंका और उसने अपने साथ खड़े हुए सिपाही से पूछा, क्या तुम लोग खाना खाकर आए हो? उस सिपाही ने इस बात में गर्दन हिलाई, कहा, अय अमीर, पूरा लश्कर शाम का खाना खा चुका है। साद ने आगे बढ़कर अमीर से खाने की कटोरी ले ली। मारिया, राशिल, उमैमा, आसमा भी आमिर के करीब आ खड़ी हुई थी। मारिया ने उधर इधर देखते हुए पूछा, नकीब कहाँ है बेटे? आमिर ने मुड़कर पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, नकीब उस कोहिस्तान के ऊपर अपने फराइज संभाल चुका है। दाएं तरफ और बाएं तरफ बिसीत और दोनों अपने अपने लश्कर के साथ दुश्मन पर मिंजकों से संगबारी करेंगे।
मारिया ने फिर प्यार से पूछा, तुम और साथ कहाँ होंगे? साथ जख्मी की देखभाल करेगा और मैं फिलहाल अपनी इन 10 सवारों के साथ नदी के किनारे बैठकर दुश्मन की आमद का इंतजार कर दूंगा ताकि मैं वक्त पर अपने लश्कर को चौकन्ना कर सकूं। इसके बाद जिस जगह और जहां आप खड़ी हैं मैं यहाँ दुश्मन को रोकूंगा। मारिया ने शिकवा करते हुए कहा, तुम हमेशा अपने लिए मुश्किल और खतरनाक काम का इंतखाब करते हो। आमिर ने पूरा जोर आवाज में कहा, माँ, मैं लश्कर का अमीर हूँ। हर खतरनाक मरहले में लश्कर के लिए मिसाल पेश करना मेरे फराइज में शामिल है। आप बेफिक्र रहे माँ, आप देखेंगे कि आज दुश्मन अपनी जिंदगी की बदतरीन मकाफात अमल, अपनी तकदीर की रोज बद अपनी किस्मत के हौलनाक का सामना करेगा। राशिल आगे बढ़े और हसरत भरी एक निगाह आमिर पर डालते हुए उसने कहा, क्या हमें जंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है? अगर हम और कुछ ना कर सके तो दुश्मन पर पहाड़ के ऊपर से पत्थर तो फेंक सकेंगे। आप हमें इजाजत दें, हम नकीब भाई के पहलू ब पहलू इस जंग में हिस्सा लेंगे। आमिर ने गौर से राशिल की तरफ देखा, फिर उसने तंजन करते अंदाज में कहा, तुम दुश्मन पर एक पत्थर भी ना फेंक सकोगी। पूछो क्यों? राशिल ने झट पूछा। क्यों? आमिर ने फिर तंजन कहा, इसलिए कि दुश्मन के लश्कर में तुम्हारा मंगेतर यूराका भी है और वो 3 हिस्सों में से एक हिस्से का सालार है। अब बोलो, क्या तुम उस पर भी पत्थर बरसाओगी? राशिल ने कहा, अमीर, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूं कि मेरा यूराका से कोई ताल्लुक नहीं। जिस दौर में वो मेरा मंगेतर था उस दौर को मैंने अपने माजी से खारिज कर दिया है। अब उसके खिलाफ जैसे जज्बात आपके हैं वैसे ही मेरे भी हैं। अगर आप फिर भी मशकूक और मेरे कहे पर आपको एतबार नहीं तो आप यूराका को किसी तरह जिंदा पकड़ कर लाए। अगर मैं उसकी वही हालत ना करूं जो एक मजहब पसंद और हुब्बे वतन रखने वाले मुसलमान लड़की करती है तो आप मेरे मुंह पर थूक देना। फिर राशिल ने सिसक कर कहा, काश आपने मुझे समझा होता। याद रखिए, मेरा अपने बाप से तीतुस या रोका से कोई ताल्लुक नहीं। मैं अब वादी जबला की बेटी हूं और इसी वादी के अंदर मेरा जीना मरना होगा। फिर आमिर ने अमीस और मारिया की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों भी राशिल, उमैमा और आसमा को लेकर चले जाएं। सब बेफिक्र और पुरसुकून होकर आराम करो। सुबह तक इंशाल्लाह हम इस हालत में होंगे कि आप लोगों को एक फतह की खुशखबरी कह सकेंगे। आमिर के कहने पर सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आमिर और साद ने खाने का एक हिस्सा नकीब को भिजवा दिया। खुद उन दोनों ने अलावे के पास बैठकर खाना खाया। उसके बाद आमिर अपने 10 सवारों को लेकर नदी की तरफ चला गया था।